और अब हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स और सब रेडी? ओके। ओके, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, देखिए, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जेनेटिक्स। और इसके अंदर आपको मॉड्यूल 9 और 10 दोनों आएंगे। मॉड्यूल 9 और 10 दोनों। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी में। थोड़ा अलग लेवल पर है, इसमें आपको जितना दिमाग है भरपूर उपयोग करना होगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज तक आपने डीएनए रेप्लिकेशन नाम सुना है। एस फेज में डीएनए से डीएनए बनता है। अब 2 लेक्चर में सिर्फ डीएनए से डीएनए कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनता है, क्या नाम देते हैं उस प्रोसेस का? ट्रांसक्रिप्शन। 2 लेक्चर लगेंगे सिर्फ। आरएनए से प्रोटीन बनता है, 2 लेक्चर लगेंगे उसको भी पढ़ने में। मतलब टोटल मैकेनिज्म मॉलिक्यूल लेवल पर, जीन क्या है, डीएनए क्या है, हर चीज बेसिक आपने 11th बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। डीएनए पढ़ा था ना, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब डिटेल में 11th एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, डीएनए आरएनए वाला। और 12th एनसीईआरटी पूरी, ठीक है, एक एक लाइन एनसीईआरटी के पढ़ेंगे। एक चीज और, ये नहीं सोचना है, कुछ लोग के दिमाग में होता है केवल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। मेरी पूरी लाइन सुन लो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बस पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। पिछले साल लगभग 12 क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से बाहर। चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी किस्मत अच्छी है, 85 क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी से। आपकी किस्मत अच्छी है, आप जब देने गए 85 क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी से, 5 क्वेश्चन बाहर के। तो जो एनसीईआरटी से 85 क्वेश्चन आए हैं वो तो इंडिया का हर बच्चा करके आएगा, सबको आता है उतना। तो मतलब वो 85 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से हो गए वो नेग्लिजिबल हो गए। सिलेक्शन सिर्फ वो 5 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी प्लस कुछ एडिशनल रखना है ताकि सिलेक्शन हो सके। और ईमानदारी से पढ़ना है। पिछले साल का टॉपर तनीषा थी ना, वो भी MEA बैच की ही थी। तो अपने बैच का नाम ना खराब करना, ईमानदारी से पढ़ो, देखते हैं क्या होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन मतलब फाउंडेशन तैयार करूंगा इस चैप्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, उधर भी देखना होगा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक सेकंड।
कवरेज से बाहर है। अब ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल समझते हैं, डेड सेल, डेड सेल के न्यूक्लियस में देखा था। कब? 1869 में। देखो मैं ईयर वही लिखूंगा जो एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी में ईयर है उन्हें जरूर याद करना है, क्योंकि एनसीईआर ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के। जैसे हाल ही में क्वेश्चन आया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पर, सबने सुना होगा। वो कब किया था ये नीट में आ चुका, 2-3 साल पहले ही आया था। और पता है एनसीईआरटी में क्या दिया है? ईयर 1856 से 1863 रेंज दी है, 56 से 63 पूरा रेंज आया था। तो ईयर याद रख रहे, मैं बोर्ड में वही ईयर लिखता हूं जो एनसीईआरटी में हो, बाकी कोई ईयर नहीं लिखता, सही है। तो 1869 में इन्होंने डेड सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड देखा और नाम दिया उसे, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नाम दिया। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए या आरएनए। नीट वालों ने पूछ लिया फ्रेडरिक मिशर ने जिसे देखा था, जिसे न्यूक्लिन कहा था, वो था क्या? डीएनए, आरएनए नहीं था। तो इन्होंने एक्चुअली क्या देखा था? डीएनए, नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में आए एल्टमैन, एल्टमैन ने कहा क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है इसलिए इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन बदल के न्यूक्लिक एसिड। एल्टमैन नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड, नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर के कारण नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। लेकिन बात आई, किसी ने पूछा मान लो कि न्यूक्लिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, देखो प्लस एनसी प्रेजेंस है, हाँ माइनस लगा दूं तो एब्सेंस हो जाए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड है, ये बोलो फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि एसिडिक था इसलिए न्यूक्लिन का नाम बदल के क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है, डीएनए एंड आरएनए। पिछले साल आपने बायोमोलिक्यूल में दो तरह के बायोमोलिक्यूल पढ़े थे, माइक्रो एंड मैक्रो। न्यूक्लिक एसिड कैसा है, माइक्रो या मैक्रो? पक्का मैक्रो? ठीक है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा। मैक्रो मॉलिक्यूल है। सुनो, मैक्रो मॉलिक्यूल सिर्फ 3 ही है, जो पॉलीमर होगा वो मैक्रो होगा, जो पॉलीमर होगा वो मैक्रो होगा। जैसे पॉलीसैकेराइड मैक्रो है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड है ना। प्रोटीन मैक्रो है क्योंकि वो भी पॉलीमर है अमीनो एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इसलिए ये भी क्या है? मैक्रो। 3 ही मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, सही है ना। तो न्यूक्लिक एसिड को अभी मैंने बोला कि दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए इनका एक और नाम मिल गया हमें, जैसे सो ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसे मोनोसैकेराइड का पॉलीमर पॉलीसैकेराइड, वैसे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड का एक और नाम मिल गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सही है। अब बताइए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो थोड़ा गौर करो, ध्यान देना जरा। देखो, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़ते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसी में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, इसी में
फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो तो बन जाता है, इसी में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाए तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड को कैसे जुड़ा है? बाई फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा। बॉन्ड के नाम याद रखने हैं। मतलब अब ये पूरा मिला के कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड है। कोई पूछो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? फॉस्फेट का। भाई नाइट्रोजन बेस और शुगर जोड़ दो, न्यूक्लियोसाइड। अब उसी में फॉस्फेट जोड़ दो या फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड। ऐसे याद रखो, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दो, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। सही है। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, which of the following will not be obtained by hydrolysis of nucleotide? फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने से क्या नहीं मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। क्योंकि सॉरी, न्यूक्लियोसाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या नहीं मिलेगा? सॉरी, क्वेश्चन बदलता है। न्यूक्लियोसाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या नहीं मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड में तीनों मिलेंगे, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजन बेस और शुगर। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? तीनों को मिलाकर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो, तो एक बार और देखो, हाँ ध्यान से देखना। यहीं पर बनाता हूं क्योंकि विजिबिलिटी यहीं पर है। देखो, इधर लिख रहा हूं मैं नाइट्रोजन बेस, यहां लिख रहा हूं नाइट्रोजन बेस, यहां लिख रहा हूं शुगर, यहां लिख रहा हूं फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये क्या है? एक और न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। तो कई न्यूक्लियोटाइड बना लिए। हर न्यूक्लियोटाइड को पिछले वाले के शुगर से जोड़ना है। इस न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जोड़ोगे? पिछले के शुगर से। इसको कैसे जोड़ोगे? पिछले न्यूक्लियोटाइड से पिछले के शुगर से। तो कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए ना, इसे कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। या न्यूक्लिक एसिड बोल दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, देखो, अभी तो मैं बेसिक बात कर रहा था, अभी और ज्यादा बेसिक बातें करना। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है। अब मैं क्या करने वाला हूं? डिस्क्राइब करने वाला हूं नाइट्रोजन बेस, फिर पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड। तीनों बेसिक कंपोनेंट को आगे डिस्क्राइब करूंगा। जब डिस्क्राइब कर लूंगा फिर असेंबल करना स्टार्ट करूंगा। असेंबल मतलब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर दोनों का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और दोनों को जोड़ के बनाऊंगा न्यूक्लियोसाइड। फिर फॉस्फोरिक एसिड डाल के बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर वाइज। और फिर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर बनाऊंगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर वाइज। अभी तो शब्द लिख दिए हैं मैंने, बस शब्द नहीं, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। नॉर्मली आप लोग जब डीएनए बनाते हो तो ऐसे एक लाइन खींचते, बोलते हो ये देखो डीएनए की एक चेन है। ये एक लाइन डीएनए नहीं है। ये जो डीएनए की एक लाइन आप खींचते हो, एक्चुअली वो ये है, ये चेन ही, ये एक लाइन है। वैसे डीएनए में तो दो स्ट्रैंड बनाते हो ना आप लोग, ऐसे करके। इसका मतलब इस तरह की दो चेन बनानी होगी, एक ये और एक इसके सामने। दो चेन जब इस तरह की बनाओगी तब ये डीएनए है। और आज तक आप लोग सिर्फ दो लाइन खींचते थे और बोलते थे देखो डीएनए। डीएनए ये नहीं है, इस तरह से बनेगा, बनाएंगे स्ट्रक्चर बना के। क्लियर है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसे लिख ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस से। राइट, चलो खत्म कर।
लिख लिया क्या? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, एक एक कंपोनेंट को डिटेल में अब देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं ना। बस लिखने की गति आप लोग तेज रखिए ताकि मेरे पास आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम ज्यादा रहे, है ना। ठीक है, नाइट्रोजन बेस से स्टार्ट करते हैं ना। देखो भाई, नाइट्रोजन बेसिस, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। इनमें कौन सी रिंग होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो जानते हैं सब, ऐसी रिंग जिसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर कोई और एटम भी है। जैसे मैं नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो देख लेना, इनके रिंग में नाइट्रोजन होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर कोई और एटम अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो क्योंकि इनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसीलिए नाइट्रोजन बेसिस को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज दे हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एंड ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक। आपने डीएनए का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो बनाया होगा, तो ऐसे कुछ बनाया होगा, जब आपने ऐसे कुछ कभी बनाया था क्या पिछले साल, है ना? ऐसे लिखा होगा एडेनिन थाइमिन अंदर, ग्वानिन साइटोसिन अंदर, शुगर फॉस्फेट बाहर। देखो नहीं, नहीं पढ़ा था, अच्छा कोई बात नहीं। अभी फिर हाल ये सुनो, एक एक चीज इसीलिए बेसिक से बता रहा हूं। देखो, नाइट्रोजन बेस में यही आते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। आपने देखा इन्हें मैंने डीएनए हेलिक्स के अंदर लिखा है। अंदर क्यों लिखा है? बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। नाइट्रोजन बेसिस को मैंने हेलिक्स के अंदर लिखा है बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, पानी से डरते हैं। और शुगर और फॉस्फेट को, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड दैट इज फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट को बाहर लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि शुगर और फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक है, इसलिए वो बाहर लिखे जाएंगे। और नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोफोबिक है, इसलिए अंदर लिखा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सुनिए, अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। तो देखो जरा, नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के हैं, एक है पायरिमिडीन और एक है प्यूरीन। ये दोनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सुनिएगा, ये जो पायरिमिडीन होते हैं इनमें एक रिंग होती है, एक रिंग होती है और उस रिंग का नाम है पायरिमिडीन रिंग। इनमें एक रिंग होती है जिसे कहते हैं पायरिमिडीन रिंग। और इस पायरिमिडीन रिंग में दो नाइट्रोजन और चार कार्बन है। रिंग देखो जरा, पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग कुछ इस तरह से दिखती है, ये पायरिमिडीन रिंग है। यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसकी नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो तो जरा, दो जगह नाइट्रोजन है, बाकी चार जगह मैंने कुछ नहीं लिखा, वहां क्या होगा? कार्बन। तो चार जगह कार्बन और दो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन चार कार्बन। बोलो इसे सिक्स मेंबर्ड रिंग विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 एंड 3। याद रखना है नाइट्रोजन कहां है? एट पोजीशन 1 एंड 3। तो पायरिमिडीन की बात करूं मैं, तो पायरिमिडीन आर सिक्स मेंबर्ड रिंग विथ नाइट्रोजन, with nitrogen at position 1 and 3। नाइट्रोजन है एट पोजीशन 1 एंड 3। पायरिमिडीन के एग्जाम्पल क्या है? कट, CUT कट, CUT कट। C से है साइटोसिन, U से है यूरेसिल, T से है थाइमिन। देखो हम इन्हें पायरिमिडीन कहते हैं, लेकिन ना इन्हें पायरिमिडीन, जनरल सेंस में इन्हें पायरिमिडीन कहते हैं, कहो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एग्जैक्ट सेंस में इन्हें पायरिमिडीन नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पायरिमिडीन तो ये है, पायरिमिडीन तो आपके सामने है। इस पायरिमिडीन रिंग में मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, कुछ लगाऊंगा तो साइटोसिन बनेगा, और इसी पायरिमिडीन में रिंग में कुछ और लगाऊंगा तो यूरासिल बनेगा, और इसी पायरिमिडीन रिंग में कुछ और लगाऊंगा तो थाइमीन बनेगा। सो जनरल सेंस में पायरिमिडीन कहते हो, ठीक है कहो, लेकिन एग्जैक्टली इन्हें कहना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। मतलब पायरिमिडीन रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तब ये सब बनेंगे। आपकी 11th एनसीईआरटी भी इनको सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन ही कहती है। सही है। अब बात आई सर क्या लगाओगे तो साइटोसिन बनेगा? बताऊंगा ना अभी थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में मैं 3 पायरिमिडीन रिंग बनाऊंगा। एक पायरिमिडीन में रिंग में कुछ लगाऊंगा तो साइटोसिन बन जाएगा, दूसरे में कुछ और लगाऊंगा तो यूरासिल बन जाएगा, तीसरे में कुछ और लगाऊंगा तो थाइमीन बनेगा। देखेंगे क्या लगाने से क्या बनेगा। पायरिमिडीन की बेसिक बात है, क्लियर है? अच्छा, प्यूरीन की बात करते हैं। प्यूरीन में 2 रिंग होती हैं, प्यूरीन में 2 रिंग है, जिसमें से एक रिंग तो यही है। प्यूरीन वाले में हैज 2 रिंग्स। एक रिंग तो यही है, 1 पायरिमिडीन रिंग, एक तो पायरिमिडीन रिंग ही है, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, एक तो यही है। एक दूसरी रिंग भी है, 1 बड़ा प्यारा सा नाम है इमीडेजोल रिंग। इस रिंग में 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन है, दिखाता हूं डायग्राम में, हाँ देखना जरा। इमीडेजोल रिंग देखो, यहां नाइट्रोजन है, यहां NH है, ये ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज इमीडेजोल रिंग। देखो तो जरा, 2 नाइट्रोजन है और 3 जो पोजीशन बचे वहां क्या होगा? कार्बन। तो 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन। अच्छा, इन दोनों रिंग को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगी प्यूरीन रिंग। चलो जोड़ देते हैं। आगे पायरिमिडीन रिंग ले आता हूं। आगे पायरिमिडीन रिंग, तो पायरिमिडीन रिंग तो ये रही भाई, पहले से पता है। यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये पायरिमिडीन रिंग है। अब इस रिंग में इमीडेजोल रिंग जोड़ना है, और जब इमीडेजोल रिंग जोड़ोगे तो ये 2 कार्बन का लॉस हो जाएगा, तो इन्हें हटा दो। अब बाकी जो बचा जोड़ दो। चलो 2 कार्बन हट गए, तो ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे, फिर N, फिर NH, फिर ये ऐसे दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड, ऐसे ही है ना। ये है प्यूरीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग की नंबरिंग फिक्स है, बॉटम से होती है, और प्यूरीन रिंग की नंबरिंग बॉटम से नहीं होगी, यहां से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब प्यूरीन रिंग कितने मेंबर्ड रिंग है? 9 मेंबर्ड रिंग, विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 3 7 9, है ना। प्यूरीन, पायरिमिडीन में तो नाइट्रोजन पोजीशन 1/3 पर है, लेकिन प्यूरीन में 1 3 7 9 याद रखना है अपन को। तो क्या याद रखना है कि प्यूरीन इज 9 मेंबर्ड रिंग विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 3 7 9। अब बताएं प्यूरीन के एग्जाम्पल कौन कौन है? एडेनिन एंड ग्वानिन। क्या? एडेनिन एंड ग्वानिन। और सुनो फिर से वही बात, जनरल सेंस में हम एडेनिन ग्वानिन को क्या बोलते हैं? प्यूरीन। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, लेकिन एग्जैक्टली इन्हें प्यूरीन नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यूरीन रिंग तो ये है। इस प्यूरीन रिंग में कुछ लगाऊंगा तो एडेनिन बनेगा, कुछ और लगाऊंगा तो ग्वानिन बनेगा। क्या लगाने से बनेगा अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। तो इन दोनों को दे शुड बी बेटर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन। प्यूरीन रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तब ये बनेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, दूसरी बात, तो देखो भाई ऐसे याद रखो, पायरिमिडीन जो है उनमें एक रिंग है पायरिमिडीन रिंग, जिसमें 6 मेंबर रिंग है विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 3। प्यूरीन 9 मेंबर रिंग है विथ नाइट्रोजन एट पोजीशन 1 3 7 9। सही है। प्यूरीन के एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, और प्यूरीन का एडेनिन एंड ग्वानिन। सही है। ओके, दूसरी बात सुनिए, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बेसिस? देखना जरा, क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, देखना जरा। डीएनए और आरएनए में प्यूरीन तो वही है, एडेनिन ग्वानिन, आरएनए में भी है एडेनिन ग्वानिन, सेम है। मतलब
with respect to purine, DNA and RNA are similar. लेकिन pyrimidine के रेस्पेक्ट में डीएनए में साइटोसिन है, आरएनए में भी साइटोसिन है, अभी भी सेम है। तो फिर अंतर क्या है? थायमीन है डीएनए में, आरएनए में यूरासिल। तो विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बेस, डीएनए और आरएनए में किसका अंतर है? थायमीन और यूरासिल का। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान देना, क्वेश्चन आया ऐसे करके, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन, थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन। दूसरा क्वेश्चन आया, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन यूरासिल ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन। तीसरा क्वेश्चन आया, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन। कौन क्या है? सही है। तो इसमें थाइमीन है, देखते ही फटाक से बोलेंगे कि दिस इज डीएनए। इसमें यूरासिल है, देखते ही बोल देंगे दिस इज आरएनए। कमेंट ऑन दिस। ना तो थाइमीन है ना तो यूरासिल है। ओ भाई, डिजिटल इंडिया। हाँ, सिलेक्शन करवाना है अपन को। हाँ, अगली बार नहीं दिखना चाहिए क्या? मे बी डीएनए और आरएनए, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि ना तो थाइमीन दिख रहा है। कभी कभी इतने बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मे बी डीएनए और आरएनए, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। अनदर थिंग, देखो डीएनए में एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो यूवी लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। कौन से वेवलेंथ की यूवी लाइट एब्सॉर्ब करता है डीएनए? 260 नैनोमीटर। 260 नैनोमीटर की यूवी लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है कौन? डीएनए। लेकिन डीएनए में ये प्रॉपर्टी कहां से आई? नाइट्रोजन बेसिस के कारण। तो डीएनए यूवी लाइट एब्सॉर्ब कर सकता, बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो ये देखो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डीएनए कैन एब्सॉर्ब, डीएनए कैन एब्सॉर्ब यूवी रेज। कौन से वेवलेंथ की? 260 नैनोमीटर की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये ऐसे, ये अलग है। नाइट्रोजन के बेसिस के बारे में बेसिक बातें बता दी। अब मुझे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन यूरासिल का स्ट्रक्चर दिखाना है। वो पता है इसलिए दिखाना है क्योंकि 11th एनसीईआरटी में, याद है, बायोमोलिक्यूल में एक पूरा पेज स्ट्रक्चर बने हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल। उसी पेज में 5 में से 2-3 के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। नीट में आ जाएगा, आइडेंटिफाई करो। तो फिर पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये बेसिक लिख लें नाइट्रोजन बेसिस का, फिर डिटेल में लेकर आता हूं। डीएनए के सामने लिखा हुआ है कि नहीं? डीएनए का, हाँ, डीएनए के सामने है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन, एजीसीटी। ठीक है, अभी डीएनए के सामने एजीसीटी लिखा है, आरएनए के सामने एजीसीयू, वो लिख लो। अगली बार ध्यान रखेंगे उसको, वहां पर नहीं लिखेंगे। अच्छा,
रेड लाइन के पार्ट ये लिखा है कि डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, यूरस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन है। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल है। फिर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अगर किसी डीएनए के सीक्वेंस कहीं पर भी थाइमिन दिख जाए वो सेगमेंट पक्का डीएनए है, कहीं पर यूरासिल दिख जाए वो पक्का आरएनए है, और अगर डी थाइमिन यूरासिल नहीं है तो वो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। और डीएनए एब्जॉर्ब कर सकता है यूवी रेज 260 नैनोमीटर बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। लिखो जरा जल्दी से, फिर देखते हैं। MEM is membered, 6 membered ring, 9 membered ring. RNA, हाँ वो भी अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन डीएनए का आता है इसलिए मैंने डीएनए का बताया है ना। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम उसकी बात करते चलेंगे। डन, ठीक है जल्दी करिए। और अब मैं पायरिमिडीन वाला हिस्सा हटा रहा हूं और 3 पायरिमिडीन रिंग बना लेता हूं तब तक। एक तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, 2 और बना डालता हूं।
ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, एक प्यूरिन रिंग भी बना लेता हूं, फिर बात करते हैं अपन। ओके, ओके, चलिए आ जाइए। ओके, चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है एडेनिन ग्वानिन ये सब में। रेडी, सुनिए, ये प्यूरिन रिंग है ना। इस प्यूरिन रिंग के 6 पोजीशन पर NH2 लगा दो, बस हो गया, लो बन गया एडेनिन। राइट, 6 पोजीशन पर NH2 लगा दिया, क्या बन गया, एडेनिन। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एडेनिन का केमिकल नेम लिखना हो तो लिखूं 6 एमिनो प्यूरिन। प्यूरिन रिंग के 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया, है ना, एडेनिन बन गया, 6 एमिनो प्यूरिन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दे देना भाई। अब ऐसा करो, ध्यान से देखना, अब ना NH2 लगाएंगे तो सही, 2nd पोजीशन पर लगाएंगे। NH2 कहां लगा दिया, 6 पर नहीं, 2nd पर लगा दिया। और सुनना, जो 6 पोजीशन है वहां पर डबल बॉन्ड O लगा दो। क्या लगा दो, 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड O लगा दो। ये ग्वानिन बन गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हा? पीछे वालों तुम लोग भी ध्यान देते रहो, क्या गड़बड़ लग रहा है? 5 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती, 4 बॉन्ड बनाते, ये तो 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसा करो ना, ये वाला बॉन्ड हटा दो, तो 1 2 3 4, 6 पोजीशन वाले कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, 4 बॉन्ड। लेकिन अब नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़ हो गई। नाइट्रोजन तो 3 वैलेंसी 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अब तो 2 ही बॉन्ड बचे। तो वैलेंसी पूरा करने का आसान सा तरीका H लगा दो, है ना। तो चलो H लगा दिया, अब तो सबका सही है, लो ग्वानिन है। तो अगर ग्वानिन का नाम लिखना हो तो क्या लिखे, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। सही है, तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों हो गए। अब मैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूं चीजों को ताकि समझ में आ। देखो करना क्या है, जो ग्वानिन में किया है ना, NH2 और O लगाया है, वही इसमें लगा दो अब, लेकिन वाइस वर्सा करके। 1 2 3 4 नहीं देखना है, बस यहां पर और यहां पर उधर क्या लगा है, O, या NH2 लगा दो, यहां NH2 लगा दो, यहां वहां क्या लगा है, NH2, तो O लगा दो, मतलब डबल बॉन्ड O कर दो। डबल बॉन्ड O करोगे तो ये बॉन्ड हटाओगे और NH कर दोगे। सही है, ये लो बन गया साइटोसिन। मतलब जो ग्वानिन में किया वही साइटोसिन बनाने के लिए किया, बस NH2 और O की पोजीशन बदल दी। तो साइटोसिन का अगर केमिकल नेम देना हो तो क्या दिया जाए, 4 एमिनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। सही है ना, 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, लो साइटोसिन हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार पायरिमिडीन दोबारा लिख देता हूं, मान लो पायरिमिडीन में कौन सा एग्जांपल, साइटोसिन, दोबारा बना देता हूं, डबल बॉन्ड O, यहां NH2 है, यही है ना साइटोसिन। दोबारा पायरिमिडीन कौन सा लिख दिया मैंने, साइटोसिन। ऐसा करो, साइटोसिन से कनेक्ट करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि याद करना आसान रहे। साइटोसिन से NH2 हटा दो, NH2 हटा दो मतलब कर दो डीएमिनेशन। क्या कर दो, डीएमिनेशन। चलो NH2 हटा रहा हूं मैं, देखो यहां साइटोसिन से एमिनो ग्रुप हटा दिया,
बदले में डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो यह NH हो गया। मतलब मैंने क्या किया, साइटोसिन का ओ दिया मतलब ऑक्सीडेटिव, और एमिनो ग्रुप हटाया डीएमिनेशन। अरे भाई नीट में थ्योरी के फॉर्म में आ जाए कि साइटोसिन का करा दिया जाए अगर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो यूरेसिल बन जाता है। तो सही तो है। साइटोसिन का क्या कराया मैंने, डीएमिनेशन कराया, NH2 हटाया, बदले में O लगाया, तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो क्या तैयार हो गया, यूरेसिल। अब यूरेसिल का केमिकल नेम क्या दूं, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन। कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं। अब एक बार यूरेसिल दोबारा लिख लो, यूरेसिल, यूरेसिल यही है ना, NH डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, यही है ना यूरेसिल। एज इट इज यूरेसिल लिख दो बस। एक काम करो, इधर ध्यान, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दो बस। यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पर क्या डाल दो, मिथाइल ग्रुप, लो बन गया थाइमीन। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या 5 मिथाइल, और बाकी क्या है, यूरेसिल। तो थाइमीन का अगर केमिकल नेम देना हो तो दो नाम हो गए। एक नाम तो ये रहा 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन। अरे 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन क्या है, यूरासिल, तो उसकी जगह यूरासिल लिख दो। तो थाइमीन का नाम हो गया 5 मिथाइल यूरासिल। सही है। और सुनो तो, उल्टा लिखूं कि थाइमीन से अगर मिथाइल ग्रुप हटा दूं, थाइमीन से अगर मिथाइल ग्रुप हटा दूं तो यूरासिल बन जाता है। तो यूरासिल का भी तो एक नाम लिख सकता हूं ना, डीमिथाइलेटेड, डीमिथाइलेटेड थाइमीन। क्या कहते हो, यूरासिल में थाइमीन डालो, यूरासिल में मिथाइल डालो, क्या बन जाएगा, थाइमीन, और थाइमीन से मिथाइल ग्रुप हटा दो, यूरासिल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा सुनो, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप इन स्ट्रक्चर को पहचान सकें। देखो, आपको डबल बॉन्ड नहीं गिनते फिरना है कि इतने डबल बॉन्ड इधर, कुछ नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, आपके पास टाइम है। आपको दिमाग में क्या रखना है कि दो रिंग है और छठे पोजीशन पर NH2 है, तो एडेनिन है। दो रिंग है, छठे पर O है और सेकंड पर NH2 है, तो क्या है, ग्वानिन। और यही सेम चीज सिंगल रिंग में कर दिया जाए, पोजीशन बदल के NH2 और O लगा दिया जाए, तो क्या बनेगा, साइटोसिन। और दोनों जगह सिर्फ O लग जाए तो यूरासिल, और दो O के साथ मिथाइल ग्रुप भी लग जाए, बस। स्ट्रक्चर बनाते नहीं घूमते फिरना कि स्ट्रक्चर, कि नीट में नहीं पूछेंगे ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन, कोई नहीं पूछने वाला। हमें सिर्फ पहचानने को आएगा थोड़ा और स्मार्ट तरीके से। डबल रिंग है, ऊपर NH2 लगा है, एडेनिन है। डबल रिंग है, NH2 और O लगा है, ग्वानिन है। सिंगल रिंग है और NH2 और O लगा है, साइटोसिन है। सिंगल रिंग है, दो O लगे हैं, यूरासिल है। सिंगल रिंग है, दो O के साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा है। यही तो सीखना, हमें पहचानना सीखना है, बनाना नहीं सीखना, इतना टाइम नहीं है। अब बोर्ड वाले तो पूछेंगे नहीं, सिर्फ नीट के लिए है। एनसीईआरटी में इनमें से 2-3 के स्ट्रक्चर बने हैं, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, इसलिए बताया। तो नाइट्रोजन बेस से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब क्या लाऊंगा मैं, पेंटोज शुगर और नाइट, और क्या बचा, फॉस्फोरिक एसिड, ये बताना है। ठीक है। अब इसी ऑर्डर में लिखिए ना, पहले एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर यूरासिल, फिर थाइमिन, इसी ऑर्डर में लिखिए। मतलब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान देना है।
जितने भी पायरिमिडीन देख रहे हो आप, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, सबके फर्स्ट पोजीशन पर एनएच दिख रहा है क्या? देख लो आगे एक बार, जितने भी पायरिमिडीन है। ऑनलाइन वालों, वीडियो क्वालिटी सही हो गई? ठीक है, और सही हो गई भाई, सही थी तो, है ना? ठीक है, परफेक्ट। कंप्लीट हो गया? जल्दी करो भाई। एडेनिन और ग्वानिन हटा रहा हूं मैं, है ना? एडेनिन ग्वानिन पहले बनाना था। एनएच लिखना है, देख, थाइमीन में
बॉटम में एन के बाद NH है ना फर्स्ट पोजीशन पर। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन तीनों के फर्स्ट पोजीशन पर NH पक्का है, बाकी में हो ना हो लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर सभी में NH है। और जितने भी प्यूरीन है, एडेनिन ग्वानिन, दोनों के 9th पोजीशन पर NH जरूर है। ये काम आएगा थोड़ी देर में, इसलिए दिखा रहा हूं। एडेनिन ग्वानिन के 9th पोजीशन पर NH पक्का है। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन तीनों के फर्स्ट पोजीशन पर NH पक्का है। ये बॉन्ड बनाने में काम आएगा, इसलिए अभी से बता दिया। एडेनिन और ग्वानिन हटा रहा हूं भाई मैं अब, है ना, ठीक है। और अब देखने चल रहे हम पेंटोज शुगर। खत्म करो ये सब, पेंटोज शुगर की बात करते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, देखते हैं, पेंटोज शुगर की बात करते हैं। देखो पिछले साल बायोमोलिक्यूल में आपने मोनोसेकेराइड्स पढ़े थे। सबसे छोटा मोनोसेकेराइड 3 कार्बन वाला था, क्या नाम दिया था? ट्रायोज। 4 कार्बन वाला टेट्रोज, 5 कार्बन वाला पेंटोज, 6 वाला हेक्सोज, 7 वाला हेप्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हेक्सोज बोला था, राइबोज डीऑक्सीराइबोज को पेंटोज बोला था। एक्चुअली आरएनए में कौन सा शुगर है? राइबोज। डीएनए में कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज। और क्योंकि इनमें 5 कार्बन है इसलिए पेंटोज, राइट। अनदर थिंग, पिछले साल ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज जो भी पढ़ा था, सबके 2 टाइप पढ़े थे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। जैसे ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप वाला था, एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप था, कीटोहेक्सोज। इसी तरह राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 कार्बन है पेंटोज, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है इनमें, इसलिए क्या नाम दोगे? एल्डोपेंटोज। एग्जैक्टली कोई पूछे कौन सा पेंटोज, तो एल्डोपेंटोज। पिछले साल आपने एनोमर पढ़ा था, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। नीट में क्वेश्चन आ गया कि राइबोज है आरएनए में, लेकिन कौन सा, अल्फा राइबोज या बीटा राइबोज? तो बीटा राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, लेकिन अल्फा या बीटा? बीटा। ये अल्फा बीटा में क्या अंतर होता है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा भी, इसीलिए मैंने लिख दिया है। कौन सा पेंटोज शुगर है? एल्डिहाइड वाला, एल्डोपेंटोज। अल्फा फॉर्म नहीं होता, बीटा फॉर्म होता है। राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5। कहां मिलेगा? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज का नाम ही है डीऑक्सी कर दो राइबोज से, राइबोज से एक ऑक्सीजन कम कर दो। एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10O4। कहां मिलेगा? डीएनए में। और आपकी एनसीईआरटी कहीं कहीं पर बहुत स्पेसिफिक बात करती है, पूरा नाम लिखती है डीऑक्सीराइबोज का, 2-डीऑक्सीराइबोज। मतलब राइबोज से ऑक्सीजन हटाना है, लेकिन उसके कौन से कार्बन से? सेकंड कार्बन से। तो कहीं कहीं एनसीईआरटी डीऑक्सीराइबोज का पूरा नाम लिखते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब सेकंड कार्बन से ओ हटाना है। सही है। एक बार स्ट्रक्चर देखो जरा, ध्यान देना जरा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आपने पिछले साल जब रिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको बोला गया था कि 2 तरह के रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पाइरानोज रिंग और फ्यूरानोज रिंग। पढ़ा हो रहा है सब? गायब? वो तो पढ़ाया है आप। हाँ ठीक है, याद है आपको जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बनाया था तो ऐसी रिंग बनाई थी, पाइरानोज रिंग।
पायरेनोज रिंग, और ये है फ्यूरानोज रिंग। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की कौन सी रिंग बनती है? फ्यूरानोज, ये वाली रिंग बनती है। और सुनो, कार्बन की नंबरिंग ऐसे होती है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। पांचवा कहां लिखो? रिंग के बाहर, पांचवा रिंग के बाहर होगा कार्बन। आओ देख लो नंबरिंग के बाद। फर्स्ट कार्बन, अल्फा और बीटा का अंतर होता है फर्स्ट कार्बन पर। अगर फर्स्ट कार्बन पर H ऊपर है, OH नीचे है, मतलब ये अल्फा है, फिर अल्फा राइबोज। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर है और H नीचे है, तो ये बीटा है। बाकी सब कुछ सेम है, अल्फा राइबोज और बीटा राइबोज में सब कुछ सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पर HOH की पोजीशन अलग होती है। अगर OH ऊपर है तो बीटा है, OH नीचे है तो अल्फा है। सेकंड पोजीशन पर देखो, यहां H है, यहां OH है। थर्ड कार्बन पर यहां H है, यहां OH है। फोर्थ कार्बन पर नीचे H है और ऊपर CH2OH है। CH2OH है। देखो पांचवा कार्बन, चार कार्बन तो अंदर है, पांचवा कार्बन इनके बाहर है, CH2OH। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? बीटा राइबोज का। सेकंड कार्बन पर अब करना क्या है डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए? सेकंड कार्बन से O हटा दो, सेकंड कार्बन से O हटा दो, तो अगर मैं ये O हटा दूं तो क्या बचेगा? HH, तो यही बन जाएगा बीटा डीऑक्सी राइबोज। तो दोबारा बना दो, बस O हटा दो, O हटाकर दोबारा स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये देखो, ये OH, H, H, ये देखो H हटा दिया सेकंड कार्बन से, O हटा दिया, HH बचा, H, OH, H, यहां CH2OH। नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डीऑक्सी राइबोज का, जो कि कहां मिलेगा? DNA में, और ये RNA में। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी एक जानकारी छोटी सी, कोई पूछे अर्थ में पहले कौन आया, RNA की DNA? तो पहले RNA आया था। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को हम। अभी फिलहाल यहां पर इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। देखो, अर्थ में पहले RNA आया, लेकिन RNA ना रिएक्टिव था, अनस्टेबल था। रिएक्टिव था और अनस्टेबल था, तो ये तो गड़बड़ है। जेनेटिक मटेरियल तो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो जैसे हमारे दादा दादी लोग थे वैसे पापा लोग हैं, फिर हम लोग वैसे ही दिख रहे हैं। सोचो RNA जेनेटिक मटेरियल होता, RNA जेनेटिक मटेरियल, वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव अनस्टेबल होता। मतलब पापा मम्मी में अलग टाइप का, हम में बिल्कुल ही बदल जाता। तो फिर तो हम पूछते कि आप लोग कौन हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल अलग है ना, हमारी स्पीसीज ही अलग बन गई अगर बहुत चेंज है तो। इसीलिए नेचर ने सोचा नहीं, ऐसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, स्पीसीज को स्टेबल रहना चाहिए। अब स्टेबल तभी होगा जब जेनेटिक मटेरियल जल्दी चेंज ना हो। मतलब कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, मतलब लेस रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन बात आई, RNA ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? उसकी एक वजह है कि ये जो राइबोज शुगर है, इसके सेकंड पोजीशन पर जो OH है इज वेरी रिएक्टिव। सेकंड पोजीशन पर जो OH है ये वेरी रिएक्टिव। देखो नेचर कितना समझदार है, उसे पता है केमिस्ट्री कि सब कुछ गड़बड़ इस सेकंड पोजीशन के OH के कारण हो रहा है, बहुत रिएक्टिव है ये। तो नेचर ने किया यार इसका O हटा दो, तो OH बचेगा ही नहीं, OH बचा ही नहीं। तो RNA में राइबोज है, और राइबोज का ये सेकंड पोजीशन वाला OH बहुत रिएक्टिव है, जिसके कारण RNA भी क्या हो गया? वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। और DNA में O है ही नहीं, यहां पर OH है ही नहीं, सिर्फ H है, तो लेस रिएक्टिव, और रिएक्टिव कम तो स्टेबल ज्यादा। समझ रहे हैं? इस तरह DNA इवॉल्व हुआ। अच्छा, तो देखो ना मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, RNA is very reactive, या RNA is more reactive and unstable. RNA is more reactive and unstable. किसके कारण? Due to reactive nature of
ड्यू टू रिएक्टिव नेचर ऑफ 2' ग्रुप ऑफ राइबोज, इसके कारण है मामला सारा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये भी बात होगा, सर OH तो OH ही होता है, फर्स्ट कार्बन पर भी तो OH है, थर्ड पर भी तो OH है, फिफ्थ पर भी तो OH है, क्या वो रिएक्टिव नहीं होंगे? हाँ होंगे। फिर सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो फर्स्ट जब डीएनए आरएनए बनेगा ना, जब डीएनए आरएनए बनेगा तो फर्स्ट पोजीशन वाला OH, थर्ड वाला OH, फिफ्थ वाला OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाएंगे। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ पोजीशन वाले OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाएंगे। आज की क्लास का अंत होते होते फर्स्ट पोजीशन वाला OH बॉन्ड बनने में मैं खर्च कर दूंगा, और अगली क्लास में थर्ड और फिफ्थ वाले भी खर्च कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम सेकंड पोजीशन के OH के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाले OH तो बॉन्ड बनने में कंज्यूम हो जाते हैं, तो बचा कौन? केवल सेकंड वाला OH, इसलिए सेकंड वाले OH की बात करते हैं। ध्यान देना भाई, दोनों सेकंड लास्ट बेंच वालों, हाँ संभालना अपने आप को, ये तुम लोग का ही डीएनए है, तुम लोग का ही आरएनए है ना, मेरा नहीं है। और डीएनए में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ अगर, म्यूटेटेड, समझ रहे हो? और म्यूटेट कहां से होगे मैं कुछ नहीं कह सकता, और क्या गड़बड़ होगा तुम्हारे साथ तुम जानो। तो संभाल के रखो अपने डीएनए आरएनए का, अपने डीएनए आरएनए को संभाल के रखो, नहीं पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर है सभी को? तो हम सेकंड वाले OH के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाला OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाएगा, और खर्च होता हुआ मैं खुद ही दिखाऊंगा और प्रूव करूंगा। सही है। और डीएनए में तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वाला OH बॉन्ड बनने में खर्च हो जाएगा, सेकंड वाला OH बचेगा ही नहीं, होता ही नहीं वहां। इसलिए डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। जो लेस रिएक्टिव होगा ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो देखो ना, मुझे किसकी किसकी बात करनी थी? नाइट्रोजन बेस कर चुका, पेंटोज शुगर कर चुका, अब क्या बचा है? फॉस्फोरिक एसिड। वो भी दिखा देता हूं, आओ देखो, फॉस्फोरिक एसिड भी देख लो एक बार, ताकि बेसिक कंपोनेंट हो जाए, सभी ध्यान देंगे। देखो फॉस्फोरिक एसिड तो सब जानते ही हो, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड इज व्हाट? H3PO4। H3PO4 इधर देखो कैसे बनाऊं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH गिन लो, 3 H है, 1 P है और 4 O है, H3PO4। और याद है ना, सेल में एक्वस एनवायरनमेंट है, तो एसिड अपने H+ छोड़ सकता है, एसिड अपने H+ छोड़ सकता है ना एक्वस एनवायरनमेंट में। तो P डबल बॉन्ड O, OH से ये जो एसिड थे इसके H हट गए, H+, तो क्या बन गया? निगेटिव। अरे जितने भी H+ थे निकल गए, तो निगेटिव। अरे यही तो है PO4 3-। तो ये PO4 3- क्या बन गया? फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो आप गौर कर रहे हो फॉस्फोरिक एसिड कैसा है? एसिडिक है, और H+ छोड़कर कैसा हो जाता है? निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये जो डीएनए है और आरएनए है, डीएनए और आरएनए दोनों दोनों एसिडिक है। क्यों है? ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए आरएनए दोनों निगेटिवली चार्ज भी है, ड्यू टू वही फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए और आरएनए दोनों, अभी तक आपको पता था ये एसिडिक होते हैं, अब आपको ये भी पता चल गया कि दे आर एसिडिक एज वेल एज निगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डीएनए एंड आरएनए दोनों एसिडिक हैं, दोनों निगेटिवली चार्ज हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस पढ़ चुके, पेंटोज शुगर पढ़ चुके, फॉस्फेट ग्रुप भी पढ़ चुके। अब असेंबल करना है, मैं नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाने वाला हूं, फिर फॉस्फेट डालकर न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, और फिर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर न्यूक्लियो
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना हुआ, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, सब बनाएंगे एक एक करके। तो आगे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट लिखते हैं। अब असेंबल करने की बात शुरू करते हैं। आगे शुगर लिखो, फिर फॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोज के नीचे लिखा है 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज। C5H10O4। हाँ, अरे डीऑक्सीराइबोज के बाद डीऑक्सीराइबोज ही लिखा है, लेकिन 2 लगा के लिखा है। मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन से O हटाना है, ये लिखा है। ओके ठीक है, लिख लो 2-डीऑक्सीराइबोज। नहीं दिख रहा है तो अरे सब कुछ क्लियर है भाई सबको? नेटवर्क चेक करो। जल्दी कंप्लीट करें, पेंटोज शुगर वाला हिस्सा खत्म करें ताकि मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बना के दिखा दूं। मतलब आप ये जान लो, पूरी जेनेटिक्स इज मॉड्यूल नंबर 9 और 10, ये पूरा पार्ट मैं लूंगा और इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का रेंज आता है, 20 to 25 क्वेश्चन का। और जोड़ दो, सेल बायो और प्लांट फिजियो जोड़ लो। पिछले साल सेल बायो, प्लांट फिजियो और ये जो बता रहा हूँ जेनेटिक्स के 2 मॉड्यूल जो है, इसको मिलाकर 46 क्वेश्चंस आए थे। आपको 90 करने होते हैं, उनमें से 46। लास्ट ईयर मैंने एक बैच में पढ़ाया था ये सारा, प्लांट फिजियो, सेल बायो एंड जेनेटिक्स। उनको बोल के आया था 50% पढ़ा के जा रहा हूँ, और सच में 45 नहीं बल्कि 46 क्वेश्चन आए थे।
और आज से आप इकोलॉजी स्टार्ट होगी, इकोलॉजी भी जोड़ दूं तो मतलब उसमें भी 15-20 क्वेश्चन सर जो आएंगे ना थर्ड फोर्थ क्लास में। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं मैं कि मतलब इनको इतने तगड़े से करना है कि मतलब मैक्सिमम तो हो ही जाए, और ये हर साल का है, नहीं सब पढ़ना है। किसी चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन भी आता है ना तो मायने रखता है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता। जो लोग इस साल काउंसलिंग में जाएंगे ना उनसे रेफरेंस ले लेना, एक एक नंबर से अटकते हैं लोग, अब फिर तकलीफ होती है। जब मॉपअप राउंड आता है, आखिरी में बचे कुचे सीट्स के लिए मॉपअप राउंड आता है, वहां एक नंबर में 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, और सीट बची हैं 2, तो कई तो जाते ही नहीं, जानते हैं कि 10 लोग हैं, 10 में कोई भी 2 चला जाए, तो ये हाल होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब बड़ा मुश्किल है, हमें तो एक एक क्वेश्चन करना है, इसलिए सब कुछ पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए न्यूक्लियोसाइड, ठीक है चलो आओ इधर देखो, क्या बताना है मुझे, न्यूक्लियोसाइड किसको किसको जोड़ना है, ध्यान देना। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ना है, सही है। लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, अरे अभी तो बताया था, बाई एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और आप सब जानते हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने से अगर कुछ बनता है तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। अब बात आई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेगा पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, नाइट्रोजन बेस तो 2 तरह के हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो सुनो, अगर प्यूरीन आया ना तो प्यूरीन का 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन, प्यूरीन का 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। लेकिन अगर पायरिमिडीन है तो फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा शुगर के फर्स्ट कार्बन से। मेरा कहना यह है कि अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना है तो शुगर और प्यूरीन के बीच अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना है तो शुगर का फर्स्ट कार्बन प्यूरीन के 9th पोजीशन के नाइट्रोजन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, मतलब शुगर और प्यूरीन के बीच 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और शुगर और पायरिमिडीन के बीच अगर बनना है 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, इसका फर्स्ट कार्बन इसके फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन के बीच बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बनेगा देख लो, एक एग्जांपल दिखा देता हूं, एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देखना जरा। मान लो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, याद है OH H HH डीएनए वाला HOH H और यहां CH2OH CH2OH, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या बना दिया मैंने, बीटा डीऑक्सी राइबोज। और चलो किसके साथ जोड़ना है, कुछ भी ले आओ, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, क्या लाऊं, चलो एडेनिन लेकर आता हूं। एडेनिन याद है, एडेनिन ऐसे बनाया था हमने, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां N, यहां NH, यहां NH था, यहां ये ऐसे था, ये डबल बॉन्ड, यहां N था, यहां N था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही था नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ, सही है। थोड़ा गौर करिएगा, शुगर के फर्स्ट कार्बन से OH हटाओ
शुगर के फर्स्ट कार्बन से OH हटाओ, और एडेनिन के ये क्या है, NH2 लगा दूं तो क्या कहलाएगा, ये एडेनिन। ये बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देता हूं, यहां NH2 बना देता हूं, 6 पोजीशन पर NH2, तब ना एडेनिन कहोगे। अब एडेनिन के 9th पोजीशन से NH का H हटा दो, सही है, NH का H हटा दो, इधर OH हटा दो, माइनस हो गया H2। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ ना, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, माइनस H2O, और वहां की जो बचा जोड़ दो, इसका 1 और इसका 9 जोड़कर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो चलो जोड़कर दिखा देते हैं। तो ये कैसे दिखेगा, देखो जरा, ये ऐसे, ये H है, ये HH है, ये HOH है, ये H है, ये CH2OH है, ये इधर एडेनिन बना लो, ये कुछ इस तरह से बनाया था, ये NH2, यहां N, यहां N, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां N, यहां N, इधर देखो जरा, ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड तो बनाना है ना, तो नंबरिंग कर लो, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, शुगर का फर्स्ट और प्यूरिन का 9th पोजीशन, बन गया ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अरे शुगर जब भी बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तो बनाता है, शुगर जब भी बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना किसके साथ रहा है, नाइट्रो प्यूरिन के नाइट्रोजन एटम के साथ, तभी तो बार बार लिख रहे हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N मतलब नाइट्रोजन एटम, शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से एटम के साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही है। तो देखो अब इस पूरे को बोलूं, एक न्यूक्लियोसाइड, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, ये डीऑक्सीराइबोज था, ये डीऑक्सीराइबोज था, ये एडेनिन था, एडेनिन के 9th पोजीशन पर, अरे प्यूरिन कोई सा भी है, उसके 9th पर क्या है, NH, तो NH का H हटाओ, इधर फर्स्ट पोजीशन से OH हटाओ, माइनस H2 करो और जोड़ दो, तो 1 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, और क्या कहलाएगा ये, न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये प्यूरिन ना आता, पाइरिमिडीन आता, तो इसके फर्स्ट पोजीशन से बॉन्ड बनता है, शुगर और प्यूरिन के बीच बॉन्ड बनेगा तो 1 9, और शुगर पाइरिमिडीन के बीच बनेगा तो 1 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बोला था, फर्स्ट कार्बन वाला OH बॉन्ड बनने में खर्च हो गया या नहीं, खर्च कर दिया मैंने, और अगली क्लास में 3rd और 5th कार्बन वाला OH भी खर्च कर दूंगा बॉन्ड बनने में, क्लियर है। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं, न्यूक्लियोसाइड आपके सामने है, ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों बाय बाय। जितना पढ़ाया गया उसे पक्का पढ़ लें, रोज का रोज, अगले दिन के लिए नहीं बचाना है ना, क्योंकि बैकलॉग क्या होता है आई थिंक पिछले साल सब समझ चुके हैं, एक लेक्चर ना बैकलॉग कंप्लीट हो पाता है, तो इस साल कसम खा लो कि बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं रखना है, रोज के रोज पढ़ते चलना है, बिल्कुल परीक्षित, ठीक है भाई, बाय बाय ऑनलाइन वालों।